Welcome friends. So in this particular video we are going to learn about the negative sequence relay for the protection of generator. Fine. So what is negative sequence relay, that we will discuss in this particular lecture. So negative, you might be aware of all those components, which is there are three components actually. When there is imbalance condition in the power system, then you will have the positive sequence component, negative sequence component and zero sequence component. ओके ये तीनों के तीनों कंपोनेंट्स जो है वो जब भी कोई इम्बैलेंस जो है वो सर्किट के अंदर जो है वो क्रिएट होता है, ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में, अनबैलेंस कंडीशन में, ठीक है, ये तीनों के तीनों जो है कंपोनेंट्स वहां पे आते हैं. सो द नेगेटिव सीक्वेंस रिलेज आर ऑल्सो कॉल्ड फेज अनबैलेंस रिलेज, विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज फेज अनबैलेंस रिलेज, because these relays provide protection against negative sequence component of unbalanced currents that is existing due to the unbalanced load or phase-to-phase faults, unbalanced loads or phase-to-phase faults. Okay, so the unbalanced currents are dangerous from generators and motors point of view, as these currents can cause overheating. Because of that, you will have the overheating of the rotor, and there will be a loss of copper loss, iron loss, hysteresis loss also. So that may damage your rotor also. Negative sequence relays are generally used to give protection to generator and motors against unbalanced current. Now what is unbalanced current, that I'll discuss. A negative sequence relay has a filter circuit which is operative only for negative sequence component. Okay, I repeat, a negative sequence relay has a filter circuit which is only operate when there is some negative sequence component will be if there negative sequence components are there, then and then it will operate. Okay, so low order of overcurrent also can cause dangerous situations, hence a negative sequence relay has low current settings. Now what is that? ओके, चलिए समझते हैं कि नेगेटिव सीक्वेंस कंपोनेंट जो है वो, मतलब ये रिले जो है किस तरह से वर्क करता है. देखिए, अगर मैं एग्जांपल लूं तो वी विल हैव दी थ्री कंपोनेंट्स, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो सीक्वेंस कंपोनेंट. देखिए यहां पे मान लीजिए कि एक पॉजिटिव सीक्वेंस कंपोनेंट है दैट इज रोटेटिंग एट ns स्पीड. पॉजिटिव सीक्वेंस कंपोनेंट है और वो ns स्पीड से रोटेट कर रहा है. देखिए यहां पे अगर मैं ये कुछ इस तरह से लिखूं तो ये जो है वो कंपोनेंट पॉजिटिव सीक्वेंस कंपोनेंट है. ठीक है, पॉजिटिव सीक्वेंस कंपोनेंट हमें पता है क्या है. पॉजिटिव सीक्वेंस कंपोनेंट कैसा है? पॉजिटिव सीक्वेंस कंपोनेंट दैट मींस R, Y एंड B, ये आपको पता होना चाहिए. ठीक है, और ये इस डायरेक्शन में इस तरह से ns स्पीड से फ्लो हो रहा, मतलब ये रोटेट हो रहा है. ठीक है, सो बेस्ड ऑन दिस RMF, योर RMF विल बी प्रोड्यूस्ड इन द जनरेटर. ओके, सो ये जो है ns स्पीड से घूम रहा है पॉजिटिव सीक्वेंस कंपोनेंट. ओके, सो ये अगर ns स्पीड से घूम रहा है तो इसके अंदर जो भी रोटर होगा, मान लीजिए कुछ रोटर है, ये रोटर भी इसी डायरेक्शन में और वो भी ns स्पीड से घूम रहा होगा. ठीक है, बट ये बैलेंस कंडीशन की बात है. ठीक है, बट वेन एवर अनबैलेंस हैपेंस, नाउ बिकॉज वॉट एवर दैट कैन बी, वॉट एवर द अनबैलेंस अकर्स, दैट unbalance can be resolved into these components, positive, negative and zero. Okay, ये तीन कंपोनेंट में हम जो है अनबैलेंस करंट को रिप्रेजेंट करते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो. इज दैट ओके? सो ये पॉजिटिव सीक्वेंस कंपोनेंट है, that is because of this your RMF will be produced, rotating magnetic field. What about negative sequence component? तो नेगेटिव सीक्वेंस कंपोनेंट कुछ इस तरह से होगा, R, Y, B. ये देखिए ये RYB है, ये RYB इस तरह से. ठीक है, तो ये जो है वो है नेगेटिव सीक्वेंस कंपोनेंट, और ये नेगेटिव सीक्वेंस कंपोनेंट जो है वो इस तरह से फ्लो होगा. ठीक है, देखिए मैं समझाता हूं आपको. और ये जो है वो जीरो सीक्वेंस कंपोनेंट है. क्या है? जीरो सीक्वेंस, दैट वी नो दैट इज इन फेज. ओके, ये जो है इट इज ओनली एसोसिएटेड विथ ग्राउंड और एनी लोड और करंट इज एसोसिएटेड विद ग्राउंड. ओके, अगर कुछ ग्राउंड फॉल्ट हुआ है
तो ही, देखिए ग्राउंड फॉल्ट हुआ है तो ही ये जीरो सीक्वेंस कंपोनेंट आपके सिस्टम के अंदर मौजूद होंगे, उसके अलावा नहीं होंगे। ठीक है, अगर ग्राउंड फॉल्ट नहीं है या फिर फेस टू फेस फॉल्ट है या कुछ दूसरा फॉल्ट है, ग्राउंड फॉल्ट नहीं है, तो वहां पे जीरो सीक्वेंस कंपोनेंट आपका नहीं आएगा। देयर विल बी ओनली पॉजिटिव एंड नेगेटिव सीक्वेंस कंपोनेंट। ओके, सो नेगेटिव सीक्वेंस कंपोनेंट जो हम रिले ये जो बात कर रहे हैं अभी, ठीक है, डिटेक्ट करने के लिए, तो वहां पे ये जीरो सीक्वेंस कंपोनेंट नहीं होगा। ठीक है, कौन सा होगा? पॉजिटिव और नेगेटिव सीक्वेंस कंपोनेंट ही वहां पे होगा। सो ड्यू टू अनबैलेंस लोडिंग, सो इट इज नॉट associated with the ground. Okay, due to unbalanced loading, it is not associated with the ground. You have the both positive and negative sequence component and it will rotate anti-clockwise. Okay, negative sequence है और ये anti-clockwise में इस तरह से rotate होगा। ठीक है, और ये जो रोटेट हो रहा है वो -ns स्पीड से रोटेट हो रहा होगा। हमारे पास पहले स्पीड क्या थी जो नॉर्मल कंडीशन में थी, वो थी ns, लेकिन अभी नेगेटिव सीक्वेंस कंपोनेंट, मान लीजिए कोई फॉल्ट आया है वहां पे, ठीक है, नेगेटिव सीक्वेंस कंपोनेंट का, तो वहां पे जो है वो उसकी स्पीड जो होगी वो होगी -ns और वो होगा इस डायरेक्शन में, ये इस डायरेक्शन में होगा और ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा। ठीक है, तो स्पीड ऑफ द रोटर विथ रिस्पेक्ट टू द -ns, ठीक है, और ये जो है नेगेटिव कंपोनेंट होगा विथ रिस्पेक्ट टू दिस नेगेटिव कंपोनेंट एंड दैट विल बी द रोटर इज रोटेटिंग एट द स्पीड ऑफ ns, पहले जो ns पे था, एंड द -ns फॉर व्हेन द नेगेटिव सीक्वेंस कंपोनेंट विल बी देयर। सो ये इन दोनों की स्पीड जो है, इन दोनों की जो रिलेटिव स्पीड होगी वो क्या हो जाएगी? वो हो जाएगी 2 times ns। Is that right? तो ये जो रिलेटिव स्पीड होगी वो क्या हो जाएगी? 2 times ns। दैट मीन्स कि आपका रोटर जो है वो ये पहले ns स्पीड से घूम रहा था, अभी अनबैलेंस की वजह से ये -ns आया तो ये 2 times ns हो गया। तो जो भी आपका रोटर जो घूम रहा था वो रोटर जो है अभी कौन सी स्पीड से घूम रहा होगा? 2 times ns, मतलब सिंक्रोनस स्पीड से, मतलब डबल सिंक्रोनस स्पीड से घूम रहा होगा। सो बिकॉज ऑफ दिस डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ विल बी देयर। ओके, और डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ जो होगा आपका, डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ वो आपका है स्पीड के प्रोपोर्शनल में है। जितनी स्पीड आपकी होगी डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ उतना ही जो है वो आपका इंड्यूस होगा, और स्पीड जो है अभी क्या है? 2 times है। क्या है? 2 times है। ठीक है, इवन दो द नेगेटिव सीक्वेंस फ्लक्स इज लेस, ये देखिए यहां पे नेगेटिव सीक्वेंस फ्लक्स अगर लेस भी होगा, then also the speed is very high and that is why huge value of current will be there in the rotor. Okay, so rotor के कंडक्टर के अंदर भी देखिए, रोटर कंडक्टर जो है उनके अंदर भी जो है वो क्या हो जाएगा? इस हाई वैल्यू ऑफ करंट की वजह से क्या होगा? कोर लॉसेस हो जाएगा। वहां पे क्या होगा? वहां पे इट कैन कॉज दी कोर लॉसेस एंड ऑल्सो दी रोटर कोर विल हैव 2 losses. ओके, रोटर कोर जो होगा इट विल हैव 2 losses. देखिए अभी मैं आपको समझाता हूं। सी, रोटर कोर विल हैव 2 losses. कौन कौन से लॉस होंगे? पहला जो होगा वो है हिस्टैरिसीस लॉस और सेकंड जो होगा वो होगा एडी करंट लॉस। आपका कॉपर लॉस भी वहां पे आएगा। ठीक है, हिस्टैरिसीस लॉस और एडी करंट लॉस। सो ये दोनों लॉसेस जो है वो डिपेंड है आपके मैग्नेटिक रिवर्सल पे। इट डिपेंड्स ऑन योर मैग्नेटिक रिवर्सल और यू कैन से द फ्रीक्वेंसी ऑफ मैग्नेटिक रिवर्सल। फाइन, सो इन दिस केस द स्टेटर नेगेटिव सीक्वेंस इज रोटेटिंग एट ns. Stator negative sequence is rotating ns and the rotor is rotating as positive direction which is ns. So relative speed will be 2 times of ns and the frequency of this eddy current, देखिए ये स्पीड जो है वो अगर 2 times ns है तो आपकी जो एडी करंट है और जो हिस्टैरिसीस लॉस है वो भी बढ़ जाएगा। ठीक है, तो एडी करंट लॉस और हिस्टैरिसीस लॉस भी बढ़ जाएगा क्योंकि यहां पे आपकी स्पीड भी बढ़ चुकी है। ठीक है, सो फ्रीक्वेंसी ऑफ एडी करंट एंड हिस्टैरिसीस विल बी 2 times ऑफ द नॉर्मल फ्रीक्वेंसी, तो इनकी जो भी फ्रीक्वेंसी है वो भी बढ़ जाएगी। सो इफ देयर इज अनबैलेंस्ड लोडिंग ऑफ अल्टरनेटर देन द स्टेटर करंट्स विल हैव द नेगेटिव सीक्वेंस कंपोनेंट्स and the field due to the negative sequence components that is rotates at a speed of -ns with respect to stator, and as rotor rotates at a speed of +ns there is a relative velocity that is 2 times of ns between the rotor
and negative sequence stator. So stator rotating field. Fine. So this can cause the double frequency currents of large amplitude that is to be induced in rotor conductors and iron. So we can say that the eddy current loss is proportional to स्क्वायर ऑफ द फ्रीक्वेंसी, क्योंकि यहां पे 2 टाइम्स ऑफ ns है, और बी मैक्स स्क्वायर. ओके, कुछ इस तरह से मैं लिख सकता हूं. और ये भी आप लिख सकते हैं कि हिस्टेरेसिस लॉस जो है, देखिए WH ये हिस्टेरेसिस लॉस है, वो भी क्या हो जाएगा 1.6 मैक्सिमम. ठीक है. सो आप यहां पे देख सकते हैं कि बोथ हिस्टेरेसिस एंड एडी करंट लॉसेस आर इंक्रीज ड्यू टू द डबल फ्रीक्वेंसी इंड्यूस्ड करंट इन द रोटर. सो रोटर सेट्स बिकॉज ऑफ दिस, ये देखिए हिस्टेरेसिस और एडी करंट लॉस जो है वो बढ़ चुके हैं. तो इसकी वजह से क्या होगा, रोटर विल गेट ओवरहीटेड. रोटर विल गेट ओवरहीटेड. अगर ये ओवरहीट होगा तो किस तरह से होगा, दिस कैन बी रिटन लाइक दिस. देखिए ये ओवरहीट हो चुका है, तो ओवरहीट की वजह से कॉपर लॉस भी आएगा. तो आप देख सकते हैं कि इस तरह से मैं कुछ लिख सकता हूं, I2 स्क्वायर RT विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और ये R तो अपना कांस्टेंट है, और ये जो है I2 वो क्या है, ये अपना है नेगेटिव सीक्वेंस कंपोनेंट. क्या है, नेगेटिव सीक्वेंस कंपोनेंट. ठीक है. सो द कैपेसिटी of particular machine to safely dissipate the energy is limited to a particular value, okay, which is K, which is defined as K ratio, which is it varies from 3 to 20. So I can write one equation which is from this I2 square RT less than or equal to K. So the heat produced is less than the rated at which the heat dissipated, then there will be no problem. Fine. But see, in that case we can also allow the negative sequence component. ठीक है. लेकिन अगर क्या होगा, ये जो heat produce हो रही है, I repeat, heat produced is less than the rated at which the heat dissipated, then there will be no problem. Fine. But अगर कुछ ऐसा नहीं होता है तो क्या होगा, वहां पे जो है आपका रोटर ओवरहीट होना स्टार्ट हो जाएगा. ठीक है. So we can write the time t is greater less than or equal to K times of I2 square into R. So we can tell that as the time is passing on, the I2 square will be more and more, and the temperature will be increased. Okay, and in the case of rotor, there will be a cooling mechanism to cool it, because of that you will have the cooling of rotor. But the rate at which the heat dissipated, it is not very high. Okay, so it is limited to a value K. Okay, it is that represented as a value K, which is very, I have already mentioned, 3 to 20 times. In the case of alternator, 3 to 20. Okay, depending on the alternator or the size of the or rating of the alternator. If your heat is produced the less than the rated at which the heat is dissipated, then there will be no problem. We can allow the negative sequence component. But if the rate at which the heat is produced or the temperature increase is greater than this particular K, then the rotor will get overheated and it will damage your rotor. Fine. So what I want, the time t in which the relay should operate, it should be less than or equal to I can write this K divided by I2 square into R, or otherwise the time of operation of the relay, it should be inversely proportional to the I2 square, like this. You can say that time is inversely proportional to, then this relay, it should be used for this purpose. It should have the
IDMT और यू कैन से एक्सट्रीमली इनवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स। सो एक्सट्रीमली इनवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स किस में हमें मिलता है? इनवर्सली डिफाइंड मिनिमम टाइम रिले में मिलता है। ठीक है, सो रिले शुड हैव एक्सट्रीमली इनवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स एंड इट ऑपरेट्स इफ I2 is greater than 10 to 15% of I1। दैट मीन्स ये है पॉजिटिव सीक्वेंस कंपोनेंट, ये है नेगेटिव सीक्वेंस कंपोनेंट। मतलब कि अगर 10 to 15% से ज्यादा अगर ये नेगेटिव सीक्वेंस कंपोनेंट आएगा तो ये रिले आपकी जो है वो ऑपरेट कर जाएगी। ठीक है, ये रिले ऑपरेट कैसे होगी और कैसे काम करेगी अब हम देखते हैं। ठीक है, ये इतना नेगेटिव सीक्वेंस के कंपोनेंट मतलब ये जो है रिले के लिए इतना बेसिक था। अभी हम देखते हैं कि किस तरह से ये जो है वो वर्क करता है। देखिए यहां पे अगर मैं देखूं तो आप देख सकते हैं कि यहां पे मैंने एक नेगेटिव सीक्वेंस रिले यहां पे दिखाया है। तो आप देख सकते हैं यहां पे मैंने सर्किट ब्रेकर लिया है, ये तीनों के तीनों RYB फेजेस है और ये न्यूट्रल यहां पे है, और ये नेगेटिव सीक्वेंस फिल्टर यहां पे लिया और ये रिले अपनी जो है वो यहां पे ली है मैंने। ठीक है, ये यहाँ पे और ये 3 CT1 CT2 और CT3। तो ये रिले जो है वो कब ऑपरेट होगी? ये रिले जो है आपकी तभी ऑपरेट होगी जब कोई नेगेटिव सीक्वेंस कंपोनेंट जो है इसके अंदर आएगा। ठीक है, तो इसी तरह से हम डिजाइन करेंगे। ठीक है, और अब देखते हैं कि किस तरह से ये वर्क जो है वो करता है। ठीक है, चलिए सो आई होप कि आपको ये पूरा डायग्राम जो है वो दिख रहा होगा। Let me just set so you can see the perfect diagram of the negative sequence relay. The earth relay provides protection against phase to earth fault but not for the phase to phase fault. Fine. So a negative sequence relay provides protection against phase to phase faults which are responsible to produce negative sequence component. Okay. तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने RYB फेज लिया है। यहाँ पे जो है वो 3 सीरीज जो मैंने इस तरह से कनेक्ट की है और उसका एक सिरा जो है वो अलग से मैंने ये न्यूट्रल जो है ये अपना न्यूट्रल है, ये स्टार कनेक्टेड है और ये न्यूट्रल है पॉइंट। ठीक है, सो यहां पे हम देख सकते हैं कि नेगेटिव सीक्वेंस रिले विल ऑपरेट व्हेन द रिले व्हिच इज हैविंग द एक्सट्रीम सी वी हैव टू चूज दैट रिले शुड हैव द एक्सट्रीम इनवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स। फाइन। सो अगर हम देखें यहां पे तो आप देख सकते हैं यहां पे मैंने एक जो रिले लिया है इस तरह से कुछ लिया है ब्रिज स्ट्रक्चर के, ये जो है ये अपना रिले है। ठीक है, ये है रिले। ओके, सो अगर हम देखें यहां पे तो ये है Z1, ये है Z2, ये है Z3 और ये है Z4। मतलब कि जो भी यहां पे इंपिडेंस है Z1, Z2, Z3 इस तरह से मैंने लिया है कि जो भी इंपिडेंस होगा, ये देखिए Z1 जो भी इंपिडेंस है, Z2 होगा, Z3 होगा या फिर Z4 होगा, वो क्या होगा, चारों का चारों इंपिडेंस जो है वो इक्वल होगा। ठीक है, सो दिस इज डिजाइन्ड इन सच अ वे व्हेन एवर द करंट एंटरिंग इक्वली डिवाइडेड इनटू द पार्ट। देखिए यहां पे अगर कोई IR करंट आ रहा है, देखिए यहां पे कोई IR करंट अगर आ रहा है तो यहां पे जो करंट जाएगा इस तरह से और इस तरह से इक्वली डिवाइड होगा। इस तरह से हम इंपिडेंस सेट करते हैं, इंपिडेंस की वैल्यू जो है वो हम सेट करते हैं कि यहां पे भी जो करंट जाएगा और यहां पे भी करंट जो जाएगा वो सेम अमाउंट में जाएगा। ठीक है, ना ही कम ना ही ज्यादा, दोनों के अंदर जो है ये दोनों पाथ के अंदर करंट जो है वो सेम ही जाएगा। ठीक है, डिवाइड होके। सो बिकॉज इंपिडेंस आर इक्वल बट दी करंट आर डिस्प्लेस्ड बाय 60 डिग्री। वाई? आप देख सकते हैं यहां पे जो मैंने लिया है ये Z1, ये प्योरली रेजिस्टिव है, मतलब ये जो है इट इज हैविंग ओनली रेजिस्टेंस। ये देखिए यहां पे Z3 भी ओनली रेजिस्टेंस है, यहां पे Z2 है, इट विल हैव दी कॉम्बिनेशन ऑफ RNL और यहां पे भी RNL का कॉम्बिनेशन है Z4 का। तो ये जो सर्किट है, मतलब ये जो है और ये जो है Z2 और Z4, इसकी ट्यूनिंग हम इस तरह से करते हैं कि यहां पे आने वाला जो भी करंट है वो क्या हो जाएगा, 60 डिग्री डिस्प्लेस होगा। सो द करंट्स आर डिस्प्लेस्ड बाय 60 डिग्री। यू कैन से यू कैन डू दिस you can do the same for tuning the value of inductance and reactance, so in such a way that we can get that value. Fine. इसकी ट्यूनिंग हम इस तरह से करते हैं कि करंट जो है वो डिस्प्लेस होगा 60 डिग्री। देखते हैं हम कैसे। देखिए अब मैं एक एग्जांपल यहां पे लेता हूं। देखिए यहां पे क्या है, आप देख सकते हैं कि ये जो IR है, देखिए यहां पे मैं इस तरह से कुछ लेता हूं, ये IR करंट यहां पे आ रहा है और ये दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है। ठीक है, दो पार्ट में डिवाइड है। देखिए ये I1 और I2 है, मान लीजिए I1 और I2 जो है वो बैलेंस कंडीशन में ही है अभी तो। ठीक है, तो एक ही है I1 और ये हम बोल सकते हैं ये है I2। ठीक है, सो अगर हम इसका रिजल्टेंट कुछ लेंगे, इसका हम कुछ रिजल्ट, ये देखिए ये 60 डिग्री फेज में,
ठीक है, इस डिस्प्ले से I1 और I2। क्यों I2 यहां पे इस तरह से, देखिए ये I2 है, तो यहां पे हम ट्यूनिंग इस तरह से करेंगे क्योंकि ये तो इन फेज में होगा ना, ये तो सिर्फ रेजिस्टेंस है, तो यहां पे जो भी करंट जाएगा या फिर वोल्टेज तो इन फेज रहेगा यहां पे, तो करंट जो है वो 90 डिग्री लैग करेगा कि नहीं, ठीक है, कुछ 90 डिग्री तो नहीं बोल सकते, लेकिन इट इज हैविंग सम रेजिस्टेंस, तो कोई वैल्यू, ठीक है, वो क्या होगा, लैग होगा। तो I2 करंट जो इस इंडक्टर की वजह से लैग होगा, तो आप देख सकते हैं यहां पे I2 करंट कुछ 60 डिग्री लैग हो रहा है, ठीक है, 60 डिग्री ये लैगिंग कंडीशन में। तो इसकी अगर हम रिजल्टेंट लेंगे तो रिजल्टेंट कुछ मुझे इस तरह से मिलेगा और वो करंट होगा IR। आर यू गेटिंग दिस वन? ओके, ये जो I1 और I2 यहां पे जा रहा है, ये यहां पे ये दो कंपोनेंट यहां पे मिल लिए, और ये IR जो है इसका क्या होगा, रिजल्टेंट होगा। I1 से ये I2 से I1 जो है, सॉरी I2 जो है वो 60 डिग्री क्या होगा, लैग होगा I1 से, ठीक है। उसकी ट्यूनिंग इस तरह से हम करते हैं, ठीक है। अभी देखिए यहां पे ये दो पार्ट में डिवाइड हो चुका है, और ये दूसरे करंट, ये देखिए यहां पे ये IB करंट है, तो IB करंट I3 और I4 में बट रहा है, ठीक है। ये देखिए ये मैं यहां पे ड्रॉ कर रहा हूं I3 और दूसरा होगा I4, ठीक है। ये होगा I4 और ये होगा I3, ये देखिए इस तरह से, ठीक है। तो इसका जो भी रिजल्टेंट आएगा वो कुछ IB आएगा, IB करंट की वजह से ये दोनों, और ये जो होगा वो 60 डिग्री, क्योंकि ये तो प्योरली रेजिस्टेंस है और ये इंडक्टर यहां पे है, तो इसलिए I3 जो है वो कुछ लैगिंग कंडीशन में रहेगा, ठीक है। सो इस तरह से अगर कुछ डिजाइन में करूं, ठीक है, ये जो पूरा है स्ट्रक्चर इसी तरह से हम डिजाइन करेंगे, ठीक है। तो ऐसा मैं इसमें लिख सकता हूं I1 इज इक्वल टू I2 इज इक्वल टू वॉट, IR डिवाइड बाय √3, ठीक है। इस तरह से मैं कुछ लिख सकता हूं। देखिए इस पर्टिकुलर I1 इज इक्वल टू I2 इज इक्वल टू IR डिवाइड बाय √3, ठीक है। तो हम अगर आगे देखें, देखिए इस फिगर में क्या होगा, आप देख सकते हैं कि जो भी वेक्टर सम होगा, वेक्टर सम तो वो 0 होना चाहिए, तो ही ये रिले जो है, मतलब ये रिले आपके ऑपरेट नहीं करेगी, वेक्टर सम अगर 0 है। लेकिन वेक्टर सम अगर 0 नहीं आएगा तो ये रिले आपके ऑपरेट कर जाएगी। ये देखिए अगर ये इस केस में मैं देखूं तो ये यहाँ पे I1 आ रहा है, ये यहाँ पे I3 आ रहा है, ये IY आ रहा है, ठीक है। तो मैं इस तरह से लिख सकता हूं, ये I1 है, ये प्लस मैं बोल सकता हूं I3 है, और ये क्या है, IY है, दैट शुड बी इक्वल टू 0। तो वेक्टर सम या फिर फेजर सम है दैट विल पास थ्रू दिस रिले, देखिए ये IY, ये I1 और I3 दैट विल पास थ्रू दिस रिले। तो अगर ये 0 है तो नो करंट विल पास थ्रू दिस रिले, और रिले के अंदर अगर कोई करंट पास नहीं होगा तो रिले आपकी जो है ऑपरेट नहीं कर पाएगी और सर्किट ब्रेकर को ऑपरेटिंग सिग्नल नहीं देगी, ठीक है। सो ये पॉजिटिव, देखिए ये पॉजिटिव सीक्वेंस कंपोनेंट में अगर क्या होगा, अगर मैं पॉजिटिव सीक्वेंस कंपोनेंट लूं तो रिले ऑपरेट करेगी, नहीं करेगी। देखिए यहां पे कैसे, तो यहां पे अगर मैं देखूं तो पॉजिटिव सीक्वेंस कंपोनेंट किस तरह से होगा वो, देखिए ये है IR, मान लीजिए ये है IR, ये है IY और ये है IB, ठीक है। पॉजिटिव सीक्वेंस कंपोनेंट कुछ इस तरह से ही होता है ना, ठीक है, R, Y एंड B। तो अगर हम यहां पे देखें क्या है, I1, I3 एंड IY तीनों के देखिए ये I1 प्लस IY प्लस I3, ये तीनों का सम जो है वो क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, तो ये रिले आपके ऑपरेट नहीं करेगी। तो क्या ये 0 होता है, देखिए यहां पे IR, IY और IB यहां पे मौजूद है। तो हमें क्या चाहिए, I1 प्लस I3, ये क्या चाहिए हमें, I1 प्लस I3। तो देखते हैं क्या होता है। IR जो है उसके कितने कंपोनेंट है, देखिए आप ये दो कंपोनेंट यहां पे बढ़ चुके हैं, तो दो कंपोनेंट अगर मैं लूं तो कुछ इस तरह से कंपोनेंट मुझे मिलेंगे। IR के कंपोनेंट जो है वो दो मिलेंगे, कितने हैं, I1, और ये दूसरा कंपोनेंट जो होगा, सॉरी ये कुछ इस तरह से मुझे ड्रॉ करना था, जस्ट फॉरगेट इट, आई ड्रॉ दी न्यू फिगर। देखिए यहां पे कुछ IR इस तरह से होगा, ये है IR, ठीक है। पॉजिटिव सीक्वेंस कंपोनेंट के लिए अभी ड्रॉ कर रहा हूं मैं, ठीक है, ये R और IB इस तरह से कुछ। सो ये IR है वो दो कंपोनेंट में बढ़ चुका है, कितना, 2। तो ये दो कंपोनेंट मैंने इस तरह से लिए, दो कंपोनेंट कौन से, I1 एंड I2। सो I1 एंड I2 ये मैंने यहां पे लिख दिया, और ये IB है, देखिए IB यहां पे भी है। तो IB कितने कंपोनेंट में बढ़ चुका है आप देख सकते हैं इसी फिगर में से, देखिए I1 I2, तो ये IR है, और IB कितने में, I3 एंड I4। तो I3 एंड I4 यहां पे मैं अगर ड्रॉ करूं तो कुछ इस तरह से मिलेगा मुझे, देखिए ये I3, ये IB है ना, तो इस तरह से कुछ मुझे मिलेगा, ये दो कंपोनेंट में डिवाइड हो गए इस तरह से। तो ये अपना होगा I3 और ये होगा I4। सो आप देख सकते हैं कि
यहां पे जो I1 और I3 है उसका अगर मैं रिजल्टेंट दूं तो कुछ इस तरह से मुझे मिलेगा। सो ये जो है इस तरह से, सो ये हो जाएगा अपना I1 प्लस I3, इज दैट राइट? ठीक है, और इसका दोनों का जो भी कॉम्बिनेशन होगा कुछ इस तरह से होगा। ठीक है, सो अगर ये I1 और I2 है और ये यहां पे मैंने इस तरह से कंपोनेंट कुछ लिया तो देखिए ये यहां पे ये IR हो जाएगा। सो वी हैव टू टेक द सम ऑफ द I1 प्लस I3 प्लस IY। यहां पे हम देख सकते हैं I1 प्लस I3 प्लस IY, तो तीनों का सम जो है वो देखिए I1 प्लस I3 जो है वो एग्जैक्टली ऑपोजिट होंगे ये IY के। ये IY है ना, सो ये I1 प्लस I3 देखिए एग्जैक्टली ऑपोजिट है। मैंने फिगर अच्छी तरह से ड्रॉ नहीं किया इसलिए, तो ये जो एग्जैक्टली ऑपोजिट होगा 180 डिग्री के। ठीक है, तो क्या होगा कि मैग्नीट्यूड सेम रहने की वजह से यहां पे रिले आपका ऑपरेट नहीं करेगा। तो ये जो है वो पॉजिटिव सीक्वेंस कंपोनेंट के लिए था। ठीक है, अभी नेगेटिव सीक्वेंस कंपोनेंट के लिए मैं अगर ट्राई करूं तो नेगेटिव सीक्वेंस कंपोनेंट के लिए क्या होगा, यही जो फिगर है वो अपनी उल्टी हो जाएगी। ठीक है, तो फेजर सम होगा वो अपना जो है वो फेजर सम जीरो नहीं होगा। क्या होगा? जीरो नहीं हो पाएगा। देखिए अगर मैं कुछ इस तरह से लूं नेगेटिव सीक्वेंस कंपोनेंट पे, ये है IR, ये है IB, ये अपना है IY। तो IB जो है वो कितने कंपोनेंट में बटा हुआ है? 2। तो ये देखिए IB कितने, I3 एंड I4। सो लेट्स से I3 I4, और ये IR है वो कितने कंपोनेंट में बटा हुआ है? 2 करंट में डिवाइड हो रहा है। सो कितना होगा वो? I1 एंड I2, इज दैट राइट? ओके, ये I1 एंड I2। तो देखिए अभी आप देख सकते हैं यहां पे कि मुझे सम जो है वो क्या लेना है, I1 प्लस I3 प्लस IY। तो इस हिसाब से अगर मैं देखूं तो यहां पे आप देख सकते हैं I1 और I3 इक्वल एंड ऑपोजिट है। क्या है? इक्वल एंड I2 एंड I1 एंड I3 आर ऑपोजिट, इक्वल एंड ऑपोजिट डायरेक्शन, तो सम विल बी इक्वल टू 0। ओके, तो ये जो है ये जो I1 प्लस I3 क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, और ये अकेला जो कंपोनेंट बचेगा वो है IY कंपोनेंट। ठीक है, सो द कंपोनेंट IY विल बी रिमेनिंग, सो द IY विल पास थ्रू योर रिले एंड योर रिले विल ऑपरेट। ठीक है, so you can tell that the relay will operate in the case of this particular situation. So this is negative sequence component. Okay, so due to unbalanced load or phase to phase fault, or you can say the unbalanced currents are dangerous from the generator and motor's point of view. Fine. So negative sequence relay has a filter circuit which is operative only for negative sequence components. Fine. I hope कि जो भी मैंने अभी आपको बेसिक समझाया वो आपको समझ आ गया होगा पॉजिटिव और नेगेटिव सीक्वेंस कंपोनेंट के केस में. सो द नेगेटिव सीक्वेंस रिले हैज अ फिल्टर. ओके, सी लो ऑर्डर ऑफ ओवर करंट also can cause dangerous situation. Okay, so hence this negative sequence relay has low current settings, and also the earth relay provides protection for phase to earth fault, but not for phase to phase fault. Fine. So a negative sequence relay provides protection against phase to phase faults, which are responsible to produce the negative sequence component that I have discussed earlier. So basically it consists of, again I am repeating that basically it consists of resistance bridge network, and the magnitude of the impedances of all the branches of the networks are equal. So the impedances Z1, Z2, Z3 all are equal. Okay, so the impedances Z1 and Z1 and Z3 are purely resistive, while the impedances of Z2 and Z4 are the combination of resistors and reactance. Fine. So the currents in the branches Z2, ये देखिए यहाँ पे Z2 and Z3 in the branches, and the Z2 and Z4 lag behind the Z2 and Z4 by 90 degree from the currents in the branches Z1 and Z3. I repeat, the currents in the branches Z2 and Z4 lag by 60 degree from the currents in the branches Z1 and Z3. So the vertical branch that this BD, vertical branch that is BD, consists of inverse time characteristics relay. So the relay has negligible impedance. Fine. So the currents IR gets divided into two equal parts, I1 and I2. I1 and I2, as you can see here, I1 and I2. Okay, and the I2 lag behind the I1 by 60 degree, and the phasor diagram will be like this. देखिए यहाँ पे ये phasor diagram इस तरह से कुछ होगा.
Okay, so the current IR gets divided into two equal parts, I1 and I2, and I2 lag behind the I1 by 60 degree. The phasor diagram will be like this. So I can write I1 plus I2 is equal to IR. Okay, so I2 is equal to I1 is equal to I2 is equal to I. So the perpendicular is drawn from the point A on the diagonal that is meeting at point B. यहां पे मैंने एक डायगोनल लिया है और ये बाइसेक्ट यहां पे मैंने कहा है, ठीक है, दिस बाइसेक्ट दी डायगोनल. सो वी कैन राइट OB is equal to what? OB is equal to what? IR, this is IR divide by 2.5. Okay, तो इसलिए मैंने यहां पे 2 लिया है. Now in triangle OAB यहां पे अगर मैं देखूं तो ये जो है OAB. सो क्या हो जाएगा यहां पे OAB में? सो वी कैन राइट दैट दिस ट्राइंगल विल बी लाइक दिस cos, और ये जो एंगल हो जाएगा, ये एंगल हो जाएगा वो 30. सो cos 30 इज इक्वल टू व्हाट? OB डिवाइड बाय OA. OB डिवाइड बाय OA. So based on that we can write cos 30 means what? √3 by 2 is equal to what is OB? What is OB? That is IR by 2. IR by 2, as you can see here, IR by 2. And what is OA? Which is only I. So based on this we can write I is equal to IR divided by √3 is equal to I1 is equal to I2. So now I1 leads IR. I1 leads IR by 30 degree. I1 leads IR by 30 degree. While I2 lags the IR by 30 degree. Similarly, the current IB gets divided into two equal parts, which is I3 and I4. ओके, अगर ये इस तरह से है तो सिमिलरली इस तरह से I3 एंड I4 में भी मैं कर सकता हूं. मैंने पहले भी समझाया, अभी मैं ड्रॉ नहीं कर सकता यहां पे. सो द करंट I3 lags I4 by 60 degree. So from this particular equation you can say I is equal to, you can say IR by √3 is equal to I1 is equal to I2. So from this equation I can write IR तो था ही, लेकिन अभी B के लिए तो मैं B में भी लिख सकता हूं ना, क्योंकि यहाँ पे 2 कंपोनेंट डिवाइड हो रहे हैं. देखिए ये तो मैंने पहला केस में लिया था कि IR जो डिवाइड हो रहा है वो, लेकिन ये IB भी आ रहा है ना, तो वो 2 पार्ट में डिवाइड हो रहा है ना, तो वो यहाँ पे ऐसा फेजर डायग्राम बनेगा उसका भी. तो इस तरह से इसकी वैल्यू भी कुछ इस तरह से आएगी. I इज इक्वल टू IB बाय √3 इज इक्वल टू I3 इज इक्वल टू I4. तो ये जो है एक इक्वेशन मिला, ये दूसरा इक्वेशन, मतलब ये जो दोनों है ये फर्स्ट पार्ट के लिए, सेकंड पार्ट के लिए, मतलब ये जो इक्वेशन है वो यहां से और ये B का इक्वेशन यहां से. ओके, सो द करंट I4 leads the IB by 30 degree, while the current I3 lags IB by 30 degree. So the current entering the relay at the junction point B, this B, okay, this B is the vector sum of I3, I1 and IY. Okay, so I can write I relay is equal to what? मैंने बोला था कि तीनों का सम जो क्या होना चाहिए, फेजर सम 0 होना चाहिए. So IY plus IR by √3, which is leads IR by 30 degree, plus IB divided by √3 lags IB by 30 degree. So the vector sum जो होगा वो किस तरह से होगा? वेक्टर सम जो होगा वो कुछ इस तरह से होगा. दिस इट इज सेकेंडरी करंट. ठीक है. सो व्हेन द लोड इज बैलेंस्ड एंड नो नेगेटिव सीक्वेंस करंट्स एग्जिस्ट. ओके, नेगेटिव सीक्वेंस जो भी करंट होगा वो एग्जिस्ट नहीं होगा. आप देख सकते हैं यहाँ पे, तो ये जो है ये पूरा 60 डिग्री हो जाएगा, ये भी अपना 60 डिग्री हो जाएगा, और ये जो है वो 30 डिग्री होगा. सो ये है I1 I3, ये है I4 अपना. ठीक है, ये है I2 और ये हो जाएगा अपना I3, क्योंकि ये 2 पार्ट में डिवाइड हो रहे हैं, ये I1 I2 और ये I3 I4. सो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो रिले आपकी ऑपरेट नहीं कर पाएगी. ठीक है. सो वी कैन से दैट फ्रॉम दिस इक्वेशन फ्रॉम दिस पर्टिकुलर ग्राफ I1 plus I3 इज इक्वल टू -IY.
I1 plus I3 is equal to minus IY. So I1 plus I3 plus IY is equal to 0. Thus the current entering the relay at a point B is 0. See, the current entering at point B is 0. Similarly, the resultant current at junction D is also 0. Thus, the relay will inoperative for a balanced system. Now, consider that there is an unbalanced load or generator or motor due to which negative sequence current exists. Fine. So, the phase sequence of CT secondary current is as we can say that yes, like this. So, the vector diagram of I1, I2 and I1, I3 and IY like this under this condition. Okay. You will have the IR, IB and IY like this 30 degree. The components I1 and I3 are equal and opposite to each other, as you can see here at the junction point B, and hence I1 and I3 cancel each other. Now the relay coil carries the current only IY, this IY. Okay, and when this current is more than the predetermined value, the relay trips, closing the contacts of the trip circuit, which opens the circuit breaker. ठीक है, तो इस तरह से जो है वो नेगेटिव सीक्वेंस रिले ऑपरेट करता है. ठीक है, और एक बात अगर मैं यहां पे दोहराऊं तो जीरो सीक्वेंस करंट, देखिए जीरो, ये तो पॉजिटिव और नेगेटिव सीक्वेंस के बारे में हमें बताया. अगर यहां पे जीरो सीक्वेंस करंट आ गया, ठीक है, ग्राउंड फॉल्ट अगर कोई होगा तो भी ये नेगेटिव सीक्वेंस रिले आपकी ऑपरेट कर जाएगी. क्योंकि अगर मैं बताऊं जीरो सीक्वेंस करंट, यहां पे ध्यान रखिएगा, जीरो सीक्वेंस करंट. सो द जीरो सीक्वेंस कंपोनेंट ऑफ सेकेंडरी करंट्स आर वी कैन से लाइक दिस. ये थोड़ा सा रफली मैं अभी ड्रॉ कर रहा हूं. ठीक है, आई आर आई वाई और ये होगा आई बी. ठीक है, सो अगर हम देखें कि जो आई आर है उसके दो पोर्शन है, मतलब दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है, जो भी आपका करंट होगा वो I1 एंड I2, तो इट विल बी लाइक दिस. और ये जो है वो 60 डिग्री. अगर मैं देखूं कि ये I4 ये है I3, तो वो भी जो है वो दो पार्ट में इस तरह से डिवाइड हो रहा है, और ये होगा आपका IB और ये भी 60 डिग्री का होगा. ठीक है, सो अगर मैं देखूं यहां पे नेगेटिव सीक्वेंस कंपोनेंट में, जीरो सीक्वेंस कंपोनेंट में, तो दैट विल गिव यू I1 प्लस I3 इज इक्वल टू IY, दैट इज इन फेज विथ IY. सो लाइक दिस, I1, this is I3, this will have the double magnitude actually. So this is IY, and this will be I1 plus I3 plus IY. So the total current through relay is what? I1 plus I3 plus IY. Thus under zero sequence currents, the total current of twice the zero sequence currents flows through the relay, and the relay will operate and it will trip the circuit breaker. Okay, so I repeat, this relay will also sense the zero sequence component. That means the component with associated with the ground will also can operate this relay. So sometimes it cannot be allowed. So if it is allowed, then there will be some fault. So the zero sequence current will be like this: I1, IR, IY and IB. So that will be divided into two parts, and this also divided by two parts. Okay. So because I have to take the sum of I1 plus I2 plus IY, so this will be I1 plus I2 plus IY, that will be very high in value. So the relay will operate because it will not be equal to 0. Okay, so if you don't want to relay to operate for zero sequence component, then you should then also you can refer होगा. आप देख सकते हैं यहाँ पे जो मैंने फिगर ड्रॉ किया वो कुछ इस तरह से, ये RYB तीनों के तीनों फेज है. यहाँ पे एक न्यूट्रल पॉइंट है, और यहाँ पे सिटीज जो मैंने लिया है वो सिटी 1, 2 एंड ये है 3. सो इसकी डिजाइनिंग कुछ इस तरह से. यहाँ पे दो ट्रांसफॉर्मर मैंने लिए, देखिए यहाँ पे एक ट्रांसफॉर्मर है, ये दूसरा ट्रांसफॉर्मर है, पहला ट्रांसफॉर्मर, ये दूसरा ट्रांसफॉर्मर. यहाँ पे इस तरह से कनेक्शन सिटी का होता है ट्रांसफॉर्मर के साथ. ठीक है, देखिए कि यहाँ पे जो करंट आ रहा है ये है, अगर इस तरह से यहाँ पे कोई करंट जाएगा तो ये होगा अपना IR, दैट विल फ्लो लाइक दिस. देखिए यहाँ पे ये IR इस तरह से यहाँ पे घूम के ये यहाँ पे वापस न्यूट्रल के थ्रू इस तरह से जाएगा. दूसरा जो है वो है ये करंट होगा अपना IY, तो इस तरह से IY करंट आएगा, इस तरह से IY करंट ये फिर से, और ये देखिए यहाँ पे ये कनेक्शन जो है इस तरह से मैंने लिया है, ये IY और इस तरह से सेकंड में, और ये न्यूट्रल के थ्रू चला जाएगा. थर्ड वन होगा वो होगा IB. सो IB जो है वो इस तरह से आएगा और अगेन इस
तरह से और यहाँ पे चला जाएगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने जो सेकेंडरी साइड में कनेक्शन जो लिया है, सेकेंडरी साइड में कनेक्शन किस तरह से होगा, सेकेंडरी साइड में जो है वो इस तरह का ये पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा, ये वाइंडिंग, और यहाँ पे जो मैंने लिया है वो सीरीज में आर और सी का जो क्या लिया है, यहाँ पे आर और सी का कॉम्बिनेशन लिया है, सीरीज कॉम्बिनेशन है आर एंड सी का। ओके, तो ये इसकी वैल्यू इस तरह से कुछ हम सेट करते हैं, तो यहां पे जो भी वोल्टेज होगा वो क्या होगा, VBY, और यहां पे जो करंट जो भी वोल्टेज आएगा वो होगा VB। तो हम इस तरह से डिजाइन करते हैं इसकी वैल्यू कि ये जो VB है दैट विल बी डिस्प्लेस्ड ओके बाय 60 डिग्री। ओके, 60 डिग्री किस तरह से, ये VBY के थ्रू, ठीक है। सो इट विल हैव अ 60 डिग्री फेज डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू VYB। ओके, और यहां पे जो R दिया है, तो यहां पे जो भी आएगा वो होगा वोल्टेज VA। सो VA इज सो चूजन दैट विल इन फेज विद द रिस्पेक्टिव वैल्यू ऑफ द वोल्टेज। तो इस तरह से कुछ जो है वो डिजाइनिंग मैंने की है। तो पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो सीक्वेंस कंपोनेंट्स इसके सर्किट के हम देखते हैं। देखिए यहां पे ये पॉजिटिव सीक्वेंस जो है, ये जो मैंने ग्राफ ये ड्रॉ किया वो है पॉजिटिव सीक्वेंस का, ठीक है। सो पॉजिटिव सीक्वेंस के लिए आप देख सकते हैं यहां पे मैंने ये लिया है IR, ये है IY और ये है IB, ठीक है, पॉजिटिव सीक्वेंस कंपोनेंट के लिए। अब हम देख सकते हैं कि यहां पे IR एंड IY इन ऑपोजिट डायरेक्शन। देखिए यहां पे अगर मैं देखूं तो IR और IY जो है वो दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में है, इस तरह से, ठीक है, ये इस तरह से और ये इस तरह से। सो IR एंड IY इन ऑपोजिट डायरेक्शन, सो द करंट विल बी इक्वल टू व्हाट, सो करंट विल बी इक्वल टू IY माइनस IB। ओके, क्या हो जाएगा, करंट हो जाएगा IY माइनस IB, और यू कैन से IR माइनस IY इज इक्वल टू IR। सो आई कैन राइट दी, यहां पे अगर मैं ड्रॉ करूं तो IR, ये यहां पे IY और IB, तो ये जो करंट होगा वो क्या हो जाएगा IY माइनस IB, और यहां पे जो होगा, सो यू हैव टू टेक दी IY इन ऑपोजिट डायरेक्शन। ओके, सो IY जो है वो मैंने ऑपोजिट डायरेक्शन में यहां पे ले, तो ये है वो हो जाएगा अपना माइनस IY, ठीक है, तो ये अपना हो जाएगा। So you have to take the IY in opposite direction, minus in opposite direction, that gives the value of IR minus IY. So because of this IR minus IY, VA will induced in the secondary of the first transformer, Okay, so now coming to the secondary side. So the secondary current, or you can say secondary, on the secondary side of the transformer, the current will be equal to IY minus IB. Current will be equal to IY minus IB, and the voltage that is because of for tuning we will adjust that value in such a way that VB will be lag behind the 60 degree by IY minus IB, and that will be opposite to VA, and that will cancel out each other. So IR and IY is in opposite direction, so the current will be equal to IR minus IY. Okay, so IY I have taken here minus IY, and I have got this IR minus IY. But in the second case, the current will be equal to IY minus IB, and the voltage, that is because tuning of this particular circuit, then we will adjust the value of in such a way that VB will be lag behind by 60 degree, and VA and VB in opposition will be in opposition. So that's why VA and VB in opposite direction, so the phasor sum will be equal to 0. Is that right? Okay, so coming to the negative sequence component, so you will have the IR minus IY value here. Okay, so again you will be having IR minus IY here, and VA in phase with that. Here the IY minus IB is here, and this 60 degree displacement with this VB, and you will have the VB here. So VN will be वेक्टर सम जो होगा वो क्या होगा, VA प्लस VB, लेकिन यहाँ पे वेक्टर सम जो होगा वो होगा VA प्लस VB। तो मैग्नीट्यूड यहाँ पे हाई है, अगर ये मैग्नीट्यूड यहाँ पे तक था तो 0 जो है वो आ चुका था, लेकिन 0 अभी नहीं है। सो VA एंड VB दैट इज नॉट इक्वल टू 0, दैट्स व्हाई योर रिले विल बी ऑपरेटेड। Fine. So in the case of zero sequence component, that this relay will not operate, because you can say IR minus IY is equal to 0, IY minus IB is equal to 0, so VA is equal to VB, that is equal to 0. So in the case of this also zero sequence case, relay will not operate. Okay. So I hope कि आपको जो है थोड़ा आइडिया आ गया होगा, लेकिन ये जो सर्किट है वो कॉस्टली है, ठीक है, कंपेयर टू जो फर्स्ट सर्किट थी वो। सो जनरली जो है फर्स्ट सर्किट जो है हम यूज करते हैं। थैंक यू।